नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। बेउम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। हम बात कर रहे हैं मानव अधिकारों की। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों को, जिन अधिकारों की वजह से वो इज्जत से जिए, ठीक है, जिन अधिकारों की वजह से उसकी अपनी एक गरिमा हो, जिस अधिकारों की वजह से उसे अपना फलने फूलने का कोई भी काम करने का मौका मिले, इस अधिकारों की वजह से उसे इज्जत की जिंदगी मिले, वो सारे के सारे मानव अधिकार हो गए। और जो अधिकार उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करें, वो सारे अधिकार मानव अधिकारों में आते हैं। अब जो मानव अधिकार हैं, याद रखना है, हमने कहा था कि मानव अधिकार जब बन ही गए हैं और दुनिया को मानव अधिकार दे दिए गए, पर फिर भी ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी रक्षा ही ना हो। कौन करेगा उनकी रक्षा? अगर उनका उल्लंघन होता है, कौन उस स्थिति से बचाएगा? उसके लिए बनाई गई हैं अलग अलग तरह की संस्थाएं, अलग अलग तरह के कानून, और खास तौर पे अंतर्राष्ट्रीय कानून करते हैं उसके मानव अधिकारों की सुरक्षा। हम में से प्रत्येक के मानव अधिकारों की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून तो है, पर क्या हमारे यहां भी वो बाहर का ही कानून लग जाए, या उन कानूनों के आधार पर हम अपना कोई कानून बना लें? तो हमने एक अपना खुद का कानून बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, यानी अपने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए हमने कानून बना दिया 1993 में। उस कानून के तहत हम पढ़ रहे थे, एक संस्था बनी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बेटा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या क्या है। उसी तरह का, क्योंकि वो तो बन गया हमारे पूरे देश के लिए, पर हमारे अलग अलग राज्यों के लिए भी उसी कानून के अंतर्गत, यानी उसी कानून में ये सब कुछ दिया हुआ है, उसी कानून के अंतर्गत हमारे अलग अलग राज्यों के लिए भी राज्य मानव अधिकार आयोग बनता है। और राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में हम पढ़ रहे थे कि भैया उत्तर प्रदेश का जो मुख्यालय लखनऊ में है, कल पढ़ा हमने। पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति इसके AP मिश्रा हैं, बालकृष्ण नारायण अभी हैं फिलहाल। इसका कार्यकाल भी जैसा हमारा इंटरनेशनल नहीं, नेशनल वाला है, भारत के लिए है, उसकी तरह इसमें भी 3 साल, या 3 साल से पहले ही कोई 70 साल का हो जाए, 3 साल, ध्यान रखना है बेटा, 3 साल से पहले ही कोई 70 साल का हो जाए तो फिर 70 साल पे हट जाएगा, वो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, स्थापना इसकी 7 अक्टूबर 2002 में हुई। सीधे डेट पूछी जाती है, खास तौर पे क्योंकि ये यूपी की भर्ती है बेटा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति इसमें राज्यपाल के द्वारा। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार लेकिन राष्ट्रपति का ही होता है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का ही होता है। सर ये स्पेशल टॉपिक कब होगा? बेटा ये कौन सा टॉपिक है? अरे मेरे शेर, अरे मेरे माटी के शेर, ये कौन सा टॉपिक है? स्पेशल टॉपिक तो है ये। ठीक है, चलिए, कल हमने पढ़ा था कि भैया नियुक्ति बेशक राज्यपाल कर देंगे, पर हटाना होगा तो प्रेसिडेंट साहब को ही आगे आना पड़ेगा। और हमारे यहां पूरे 28 राज्यों में मानव अधिकार आयोग बन चुके हैं बेटा, पूरे के पूरे में। ठीक है, चलिए, पर जब हमारे यहां एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है तो हमें राज्य में मानव अधिकार क्यों चाहिए? क्योंकि राज्य से संबंधित, अगर राज्य सूची, कल मैंने पूछा था और आप सबने बताया था कि जी हमारी 3 सूचियां होती हैं, कि भैया एक तो होती है केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची, और एक कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो अगर कोई कानून ऐसा है जो राज्य सूची में हो या समवर्ती सूची में हो, अगर उस कानून के अंतर्गत आने वाले, बेटा याद रखना है, कुछ मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन होता है इससे संबंधित, ठीक है, जो राज्य सूची से संबंधित या समवर्ती सूची से संबंधित विषय हो, अगर ऐसे मामले में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो फिर उसके लिए राज्य मानव अधिकार आयोग काम करेगा, है ना? कौन करेगा? राज्य वाला करेगा। तो इसके लिए स्पेशली ये चाहिए, स्पेशली ये चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रकृति तो बहुसदस्य, यानी 3 इसमें होते हैं लोग, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। जबकि मैं आपसे राष्ट्रीय वाला पूछूं, राष्ट्रीय वाले में कितने कितने थे बताओ जल्दी?
रिवीजन तो करो एक बार। राष्ट्रीय वाले में एक अध्यक्ष थे, 5 सदस्य थे, आपको पता है। 5 सदस्यों को भी 2 जगह बांट देते हैं। 2 तो न्यायिक थे, यानी कोई ना कोई जज वगैरह, और 3 थे बेटा विशेषज्ञ, यानी एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। ठीक है, यानी 2 तो जज, एक तो अध्यक्ष भी जज हैं, पर 5 जो सदस्य आए उनमें से भी जो 2 न्यायिक हैं वो दोनों जज होंगे, 3 एक्सपर्ट हैं, और इन 3 एक्सपर्टों में से एक महिला एक्सपर्ट होनी जरूरी है। तो ये गणित हमने कल पढ़ा। और 7 मानद सदस्य हैं, मानद यानी जिनको मान लिया जाता है, अगर वो किसी पद पर पहुंचे तो वो सीधे सीधे इसके भी सदस्य बन जाते हैं। और वो सातों के सातों कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, सातों के साथ मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, कल का पीडीएफ नहीं मिला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देखना एक बार है महेंद्र जी। कल का पीडीएफ अगर नहीं मिला तो अभी बोल के उनसे कहो कि अभी डालेंगे। प्रकृति इसकी एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, और मुझे ये भी बताना कौन डालते हैं, मैं उनसे बात करूंगा अगर आज भी डिले है तो। ठीक है बेटा, चलिए। अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष सीधे सीधे हमने देखा है या तो हाई कोर्ट का रिटायर्ड कोई मुख्य जज होगा या केवल जज, यानी जैसे हमारे भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको तो हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर ऐसे ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट में भी तो होते हैं। तो अगर इसका मैं आपसे कहूं कि जी एक उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के लिए भैया गौरव एक अध्यक्ष ढूंढ के लाओ, तो आप ढूंढ के क्या किसी गडरिये को बैठा दोगे? क्या किसी गडरिये को बैठा दोगे? बेटा तबीयत ठीक है, ठीक है बेटा, तबीयत ठीक है, थैंक यू। तो क्या किसी गडरिये को बैठाओगे? नहीं, कि जी किसी को ऐसे नहीं बैठा देंगे। तो आप ढूंढने जाओगे ऐसा आदमी जो सुप्रीम कोर्ट में या तो चीफ जस्टिस रह चुका हो, रिटायर्ड हो गया है, या फिर बेटा याद रखना है या कोई भी जज रह गया हो। तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना है। ये गणित बनाओ कि भैया ने अगर मुझे बोला कि तुम्हें इसका एक वही ढूंढना है अध्यक्ष, तो मुझे कैसा आदमी ढूंढना होगा? हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या नॉर्मल जज, चीफ जस्टिस या नॉर्मल जज। जब आप इस गणित को मिलाने लग जाओगे ना, ऐसे समझने लग जाओगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे फिर आप। फिर मैं कहूंगा कि 2 सदस्य भी हैं, उन सदस्यों में से एक सदस्य न्यायिक होगा, यानी वो जज होना चाहिए, दूसरा एक्सपर्ट होना चाहिए। एक्सपर्ट तो चाहिए ना हमें, क्योंकि यहां तो 3 ही लोग टोटल हैं, तो यहां तो इन्हीं 2 में से लेने हैं जो भी लेने हैं। तो याद रखना है बेटा, हाई कोर्ट का रिटायर्ड या काम करने वाला जज। अब यहां दूसरी कंडीशन आ गई, एक था रिटायर्ड ही, वहां तो चाहिए रिटायर, और चीफ चाहिए, चाहे नॉर्मल होना चाहिए। पर यहां पे चाहे वो काम कर रहा हो, चाहे बेटा रिटायर्ड हो, ऐसा एक जज यहां बैठाएंगे। पर अगर हाई कोर्ट का ना मिला तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी चलेगा, लेकिन उसे 7 साल का अनुभव हो, 7 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेटा, उसे 7 साल का ध्यान रखना है, अनुभव होना चाहिए। तो दूसरे जज के लिए आप ये चीज ढूंढोगे। जैसे मान लो कोई लड़का देखने के लिए निकला, कोई भाई अपने लिए, बेटी के लिए, बहन के लिए, तो घर वाले इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, या कोई आपने देखा होगा कि भैया कोई लड़का बताओ कि कैसा लड़का होना चाहिए जी। लड़का या तो दिल्ली पुलिस का होना चाहिए, और नहीं भैया प्राइवेट नौकरी हो तो 50 बीघे खेत होना चाहिए। हम दे रहे हैं ना कंडीशन। तो वैसे इसमें कंडीशन बनी हुई है कि या तो जो सदस्य है वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या काम कर रहा हो, दोनों चल जाएंगे सदस्य में ये। पर इतना बढ़िया जुगाड़ ना मिले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर उसने 7 साल काम कर रखा है तो भैया वो भी काम चल जाएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकारों के बारे में अनुभव हो बेटा, जिसे मानवाधिकारों के बारे में अनुभव हो। ठीक है, चलिए। ये इतना मुश्किल टॉपिक है ये जो है कि अगर इसमें आप साथ साथ नोट्स बनाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सदस्य बेटा पूरे ही बताने हैं, सदस्य सारे हैं। अगर पूछे कि एक बच्चा पूछ रहा है कि जी राष्ट्रीय वाले में सदस्य कितने बताएं, तो एक अध्यक्ष, 5 सदस्य 6 हो गए, और 7 मानद, तो 13 सदस्य हैं। पर अगर अलग से पूछे पदेन सदस्य कितने होते हैं, 7।
केवल सदस्य कितने हैं? 5 हैं, अध्यक्ष अलग है। कुल सदस्य कितने हैं? 13 हो जाएंगे। वो सवाल पर निर्भर करेगा, आप प्रैक्टिस में देखोगे कैसे सवाल आ सकते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। यहां भी एक कमेटी है, जैसे वहां कमेटी थी ना, यहां भी कमेटी है बेटा, परंतु हटाने का काम मैं पहले ही बता रहा हूं केवल राष्ट्रपति जी ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी। अब इसकी कमेटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन है। देखो, कमेटी जैसे मैंने कल बताई थी, तो राज्य में जो कमेटी होगी, राज्य में कमेटी, देखो सिंपल सा गणित है, वही जो हम अभी तक कर रहे थे। देखो, मुख्यमंत्री, वहां प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री आ गया है। वहां गृह मंत्री थे, यहां राज्य के गृह मंत्री आ गए, राज्य। यहां विधानसभा अध्यक्ष हैं, हां जी विधानसभा अध्यक्ष हैं, और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आ गए। 4 ये हो गए, वहां 6 थे भैया, 6 थे तो 6 के 6 बना दूं अभी। देखो, नंबर 1 मुख्यमंत्री, नेशनल से तुलना भी करवाता चलूंगा आपकी, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वहां इनकी जगह प्रधानमंत्री होते हैं। नंबर 2 गृह मंत्री, राज्य के, वहां पर देश के गृह मंत्री। समझ में आए तो बताते रहना कि वहां देश के गृह मंत्री थे। यहां बेटा विधानसभा के अध्यक्ष, वहां विधानसभा की जगह लोकसभा होती है। विधान सभा के अध्यक्ष, तो वहां विधानसभा की जगह क्या होती है? लोकसभा, तो वहां लोकसभा अध्यक्ष थे। और यहां विधानसभा में विपक्ष के नेता। यहां तक समझ में आया? बताओ, अगर कल आपने क्लास ली है तो ही समझ में आएगा, पिछली 2 क्लास ली हैं तो ही समझ में आएगा, अगर वो नहीं ली हैं तो पिछली 2 क्लासों को पहले लेके आना है आपको, ठीक है? ये 4 तो समझ में आ गए। चलिए ये 4 समझ में आए? हाँ सर, ये तो बेटा पूरे याद, ये तो याद पूरे करने हैं। ये पॉलिटी का हिस्सा भी है, इसका भी हिस्सा, ये पॉलिटी नहीं है, ठीक है? चलिए, तो राज्य याद रखना है। राज्य की जो कमेटी बनेगी मानवाधिकारों के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है वो इस कमेटी की सिफारिश पे बनेगा। इसमें मुख्यमंत्री होना चाहिए, गृह मंत्री होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए, गृह मंत्री होना चाहिए, विधानसभा के अध्यक्ष होने चाहिए, और विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधानसभा में विपक्ष के नेता बेटा याद रखना है, ठीक है? नंबर 5 पे देखो, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद, तो विधान परिषद जो है याद रखना है, तो विधान परिषद के जो सभापति आएंगे, ठीक है, विधान परिषद के चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन, और विधान परिषद में विपक्ष के नेता। अब मुझे, अगर आपने अच्छे से वो पढ़ा होगा ना, अगर आपने अच्छे से पॉलिटी जानते होगे आप, तो आपके लिए बड़ा काम नहीं है। क्यों बड़ा काम नहीं है, मैं अभी समझा देता हूं। देखो कि वहां हमने राष्ट्रीय वाले से तुलना करेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए जो कमेटी बनती है, वहां हमने देखा था कि एक तो प्रधानमंत्री होने चाहिए, यहां मुख्यमंत्री हैं, वहां एक गृह मंत्री देश के, यहां राज्य के। वहां लोकसभा जैसे होती है वैसे ही राज्य में विधानसभा होती है, तो जब लोकसभा के स्पीकर हैं तो यहां विधानसभा के स्पीकर हैं। जब यहां लोकसभा में विपक्ष का नेता है तो यहां विधानसभा में विपक्ष का नेता है। और याद रखना है बेटा कि यहां पर विधान परिषद की जगह होती है राज्यसभा। देश में जो राज्यसभा है वो राज्य के विधान परिषद के बराबर होती है। तो विधान परिषद के यहां राज्यसभा के चेयरमैन उपसभापति थे, लेकिन उपसभापति, यहां विधान परिषद के चेयरमैन होते हैं। और याद रखना है इसमें विपक्ष के नेता, क्योंकि राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी हम ले रहे थे, राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी हम ले रहे थे बेटा, ठीक है? चलिए, अब ये देखो, लेकिन विधान परिषद भारत में कुल कितने राज्यों में है आप बताओ? विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे कहते हैं, जो राज्यसभा जैसा है अगर तुलना करो तो याद रखना है विधान परिषद जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे यहां केवल और केवल 6 राज्यों में है। इतना, केवल और केवल 6 राज्यों में है।
तो बाकी के लिए कमेटी कहां खत्म हो जाएगी? यहीं खत्म हो जाएगी। अगर बाकी के राज्यों की बात करें हम, तो जो राज्य के लिए मानव अधिकार आयोग बनेगा वो केवल 4 लोगों की कमेटी से ही बन जाएगा, क्योंकि विधान परिषद हमारे यहां, विधानसभा गलत लिख दिया मैंने, विधान परिषद लिखो। विधान परिषद हमारे यहां केवल 5 नहीं 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 6। आपने पॉलिटी में पढ़ा भी होगा, ये पॉलिटी में पढ़ा होगा आपने कि विधान परिषद हमारे यहां कितने राज्यों में है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो समझते रहेंगे ना उनको आएगा समझ में। विपक्ष में बहुत पार्टी नहीं होती, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है बेटा। ठीक है, चलिए। तो ये सारे के सारे आपको पता रहेंगे कि इनसे हम बनाएंगे। यहां तक का आपको पता होना चाहिए बेटा कि कौन कौन इसमें होते हैं। ठीक है, जहां मैंने खास तौर पे लिख लिया है, वैसे 4 ही होते हैं नॉर्मल, पर जहां जहां विधान परिषद है वहां वहां के सभापति और विपक्ष के नेता को भी जोड़ लेंगे बेटा, जोड़ लेंगे। और याद रखना है कि जब ये कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा तो अध्यक्ष या सदस्य ना केंद्र सरकार के पास कोई काम कर सकते हैं, ना राज्य सरकार के पास कोई काम करते हैं, ना राज्य सरकार के पास कोई काम कर सकते हैं, ना केंद्र के। महेंद्र जी डला हुआ था पीडीएफ, बोल दिया आपने? हाँ तो ना राज्य सरकार के पास, ना केंद्र सरकार के पास, ध्यान रखना है कोई भी। भाई मैं इस दिक्कत को आपकी को निपटवाता हूं। ऐसे तो आपको अनुराधा बेटा समझने की कोशिश करनी है, कुछ भी गणित नहीं है। आपको नहीं पता कि कौन होता है लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप पॉलिटी में ये सब पढ़ने के बाद फिर इस लेक्चर को दोबारा लेना है ना। अगर आपको ये नहीं पता है बेटा तो पॉलिटी के फिर आपको जब ये पढ़ाया जाए ना सारा का सारा क्या है, फिर आप तब लेना इस लेक्चर को, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होगा केवल, तो ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मुख्यमंत्री कौन होता है जी, विधानसभा क्या होती है, गृह मंत्री क्या होता है। अगर नहीं आ रहा होगा तो इतना नहीं आ रहा होगा, वरना सब कुछ समझने लायक है। ठीक है, और जो बच्चे समझने वाले हैं वो कह रहे हैं समझ रहा हूं मैं। ठीक है, चल आगे आइए। तो ये हमने देख लिया कि राज्य की जो कमेटी, जो मानव अधिकार आयोग, राज्य के मानव अधिकार आयोग के किसको बनाएगी बेटा, याद रखना है, जो उसकी नियुक्ति करेगी, जो नियुक्ति करेगी मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की, अध्यक्ष की, तो उसमें ये है, इसमें ये सारे लोग होने वाले हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी में आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया है। अब एक है, क्योंकि ये संस्था तो हमारे देश के लिए काम कर रही है, एक संयुक्त राष्ट्र का है। संयुक्त राष्ट्र का ध्यान रखना है बेटा, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, और वो संयुक्त राष्ट्र की संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय। संयुक्त राष्ट्र में भी एक संस्था है जो किसके लिए काम करेगी? जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करेगी। ध्यान रखना है, मानवाधिकार संरक्षण के लिए काम करेगी। तो संयुक्त राष्ट्र में भी एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र में भी एक संस्था है, याद रखना है। चलिए हम देखेंगे, दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना होती है। सवाल आएगा कि इसकी स्थापना कब हुई? दिसंबर 1993 में। जैसे यहां हमने देखा था, राज्य का जो मानव अधिकार आयोग यूपी की, ये डेट पूछी जाएगी 7 अक्टूबर 2002 को, 7 अक्टूबर 2002। वैसे ही यहां आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो है हमारा, ये वाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1993 में हुई है। अब इसका दूसरा सवाल पूछा हुआ है, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो जैसे बाकी की कोई संस्था हम याद करते हैं, हम याद करते हैं जैसे विश्व बैंक। विश्व बैंक कहां है? ऐसे ही हमें यह भी रटना है, ऐसे हमें यह रटना है, जैसे विश्व बैंक की बात हम करते हैं ना, तो वैसे ही हमें यह भी रटना है कि यह जिनेवा में है बेटा, ये जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कहां पे है? जिनेवा में है। ठीक है, और इसमें जो पोस्ट होती है ना एक, उससे बोलते हैं मानवाधिकार उच्चायुक्त। इसका हेड होता है मानवाधिकार उच्चायुक्त। ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक के हेड होते हैं, चेयरमैन नाम होता है उनका, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, वैसे ही इसमें क्या है? मानवाधिकार उच्चायुक्त, यानी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। इस पोस्ट का नाम क्या है? जो यहां पे
हेड बनते हैं, चीफ बनते हैं, इस पोस्ट का नाम है भाई हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कहां पे है भैया? ये सीधे सीधे जिनेवा में है। पहला सवाल बनेगा यहां से। दूसरा सवाल याद ही करना है हमें इसमें, दूसरा कि ये दिसंबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि मैं कल बताया था 1993 में एक सम्मेलन हुआ वियना में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए। एक सम्मेलन तो हुआ था पहले तेहरान में, तेहरान ईरान में, हमने पढ़ा पहले दिन, और एक हुआ है वियना में। तो वियना के बाद ये संस्था का गठन हुआ और ये भी दुनिया में वही काम करेगी, मानव अधिकारों की सुरक्षा का काम करेगी, मानव अधिकारों की सुरक्षा का काम करेगी बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में, ठीक है, याद रखना है, वियना सम्मेलन में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। और इसके जो नेतृत्व करने वाले हैं, यानी इसकी लीडरशिप जो करते हैं, उनका नाम है मानवाधिकार उच्चायुक्त। सवाल यहां से बनेगा सीधे कि भैया ये जो मानवाधिकार उच्चायुक्त है, इसको अपॉइंट कौन करता है? जैसे हमने पढ़ा था, हमारे यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल जी नियुक्त करते हैं। तो इसे भी कोई ना कोई तो करता होगा ना नियुक्त, कोई ना कोई तो नियुक्त करता होगा, ध्यान रखना है। तो याद रखना है बेटा, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र में सबसे जो बड़ा पद है वो है यूएन के सेक्रेटरी जनरल का। क्या है? सेक्रेटरी जनरल का। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल का सबसे बड़ा पद है, तो नियुक्ति इसकी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा की जाती है, ठीक है। और कार्यकाल होता है 4 साल। कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। जैसे हमारे यहां पे 3 साल का कार्यकाल चल रहा था मानवाधिकार आयोगों को, चाहे वो राज्य है चाहे वो राष्ट्रीय है, 3 साल का कार्यकाल। यहां 4 साल का कार्यकाल है, यहां 4 साल का कार्यकाल है, याद रखना है। इसके वर्तमान चीफ कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हमने वर्तमान चीफ पढ़े, हमने राज्य वाले के भी पढ़े, यूपी के खासतौर पे, क्योंकि यूपी का एग्जाम है ये। वैसे ही इसके हैं वोल्कर तुर्क, वोल्कर तुर्क हैं बेटा, याद रखना है। और सीधे सीधे इसका एक ही काम होता है, मानवाधिकारों की जो घोषणा हुई थी उसमें जो अधिकार दे दिए उनकी रक्षा करना, उन्हें लागू कराना, उनके उल्लंघन को रोकना। यानी हमने जो डिक्लेयर किया है वो पूरा हो भी रहा है या नहीं, ये काम है, ये काम है बेटा, ये काम है, ठीक है। चलिए, तो स्थापना दिसंबर 1993 में। यहां कुछ समझने की चीज नहीं है, देखो ये दिसंबर 1993 में रटना पड़ेगा। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ये रटना पड़ेगा। गठन कब हुआ? 1993 में, ये भी रटना पड़ेगा। मुख्यालय भी रटना पड़ेगा। नेतृत्व कौन करता है? तो यहां एक पोस्ट बना दी, मानवाधिकार उच्चायुक्त, तो ये भी रटना पड़ेगा। नियुक्ति कौन करते हैं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव करते हैं, ये भी। जो समझदार बच्चे हैं, जिन्हें पता है कि मुझे भी मेहनत करनी है, उन्हें मैं बता दे रहा हूं कि कहां कहां हमें मेहनत करनी है, ये भी आपको रटना पड़ेगा। कार्यकाल 4 साल है, ये भी रटना पड़ेगा। और वर्तमान प्रमुख है वोल्कर तुर्क, ये भी। फिर हमें समझना किन चीजों को है? हमें समझना है खासतौर पे इन चीजों को कि कमेटी में कौन कौन है। हम राष्ट्रीय वाली अगर हो गई हमें याद, तो राज्य की हमें सीधे सीधे याद हो जाएगी। राष्ट्रीय वाली याद हो गई, सीधे सीधे राज्य की भी याद हो जाएगी। हमें उन चीजों को तो याद ही करना पड़ेगा कि उसमें एक मेंबर, एक अध्यक्ष, मेन हमारा राष्ट्रीय वाले में 5 सदस्य, फिर 7 मानद सदस्य, राज्य वाले में केवल 3 सदस्य, 3 में 1 अध्यक्ष और 2 अलग से हैं। ये याद ही करना पड़ेगा कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। अब अगर आपका एसएससी जीडी या यूपी पुलिस का कोई वो निकला है बेटा, जो निकला है नोटिफिकेशन, तो क्या आपको वो याद नहीं करना, वो आपको नहीं समझना कि इसमें कितनी एज चाहिए, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, मेरे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ये सब हमें ही समझना पड़ता है ना। तो वो सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, और जो नहीं समझेंगे वो थोड़ा सा नुकसान में जाएंगे, इसलिए इस पे मेहनत करनी है आपको, क्योंकि ये टॉपिक आएंगे तो खूब सारे, और ये याद करने में मुश्किल भी है। तो यानी जो याद करेगा, मेहनत करेगा, वो सिलेक्शन लेके जाएगा।
बाकियों से हम अगले साल भी ऐसे ही मुलाकात कर रहे होंगे। अब आपको देखना है कि हम में से कौन जो है सर के पास दोबारा पढ़ना चाहता है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से एक भी ना पढ़े, ऐसे एक भी दोबारा मेरे पास पढ़ने को ना आए, कम से कम इस एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार परिषद, तो संयुक्त राष्ट्र ने एक तो यह संस्था बना दी मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही। बेटा याद रखना है, इन अधिकारों को जो हमने दे दिए हैं दुनिया को, उन अधिकारों को दुनिया को मिले, कम से कम उन अधिकारों को कोई छीने ना, वो दुनिया को मिले, इसके लिए हमने ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय बनाया है। ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इसका पूरा नाम है। पर एक और चीज भी बनी है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, तो यूएन की ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल भी इसमें बनी हुई है बेटा, याद रखना है। तो मानवाधिकार परिषद का गठन हुआ 2006 में। सवाल सीधे आएगा कि भैया ये संयुक्त राष्ट्र की जो मानव अधिकार परिषद है, इसका गठन कब हुआ है? इसकी गठन कब हुआ है बेटा, ध्यान रखना है। इसका गठन कब हुआ है? 2006 में। 2006 पहले भी। अब आप कहोगे कि जी इतनी लेट क्यों हुआ? मानव अधिकारों की घोषणा तो कब हो गई थी? 1948 में हुई क्या, बताओ? मानव अधिकारों की घोषणा क्या 1948 में हुई थी? अगर 1948 में हुई थी तो आपने इतनी लेट संस्था क्यों बनाई है ये? तो बेटा ये संस्था पहले भी थी एक, 2006 में उस संस्था को बदल के दूसरी संस्था बनाई है एक। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले एक संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग था, तो संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन राइट कमीशन था, उसकी जगह संयुक्त राष्ट्र की ह्यूमन राइट काउंसिल आई है, परिषद आई है। तो इसने जगह ली है किसकी? ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग कब से चल रहा था? 1946 से। यानी आप देखो, ऐसे समझ में आएगा आपको कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग नाम की जगह है एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये कब इसका जन्म होता है? इसका जन्म हुआ बेटा, ठीक है, ये 1946 से, तो 46 में इसका जन्म हुआ। अब 1946 से आप देख लेना 60 साल इसको हो गए 2006 में। और आपको पता है 60 साल हो गए 2006 में, और 60 साल की उम्र में भैया रिटायर होना पड़ता है। 60 साल की उम्र में याद रखना है कि इसको रिटायर होना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 1946 से और 60 साल की उम्र में होना पड़ता है रिटायर। तो ये रिटायर होके भैया इसकी जगह 2006 में एक नई संस्था आती है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो ये इसका जगह आती है संयुक्त राष्ट्र, यानी काम वही कर रही है लगभग। तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ था ही नहीं। ये तो जो मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? तो वो हुई थी 10 दिसंबर 1948। तो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी बेटा, याद रखना है 10 दिसंबर 1948। ठीक है, 1948। तो ये उससे भी पहले से काम कर रही थी। यहां घोषणा हो गई, फिर भी यही काम करती रही। 2006 में इसको नाम बदल दिया, एक नई संस्था आ गई, मानवाधिकार परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। बेटा हाँ, 70 साल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये 70 साल की उम्र में रिटायर हुआ है ना? 70 साल की उम्र में रिटायर हुआ है ना? बहुत अच्छे, आपका गणित तो बहुत बढ़िया है। एक बच्चा कह रहा है सर 60 साल नहीं 70 साल। भाई बहुत अच्छा गणित है आपका, इस गणित का तो मैं बिल्कुल हो गया हूं भाई दीवाना तुम्हारे गणित का। ठीक है, चलिए 1946 से लेके बेटा 70 साल कहां दिख गए आपको? बहुत अच्छे भाई,
चलिए, तो ध्यान रखना है आपको। तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पूछा जाएगा, ये कब बनी है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ है बेटा, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है 2006 में। 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुई है और इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह ली है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह इसका मुख्यालय भी जिनेवा में। अच्छा, पहले वाले का भी जिनेवा में था और इसके मेंबर भी पूछे गए हैं, मेंबर इसके बेटा याद रखना है, सदस्य देश भी पूछे गए हैं, इसके सदस्य देश भी पूछे गए हैं। और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल है। सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 3 साल है। ठीक है, चलिए 3 साल इसके सदस्यों का कार्यकाल है। जबकि उच्चायुक्त वाले का था क्या, उच्चायुक्त वाले का था कितना कार्यकाल, तो इसका 4 साल था। एक चीज मुझे समझ में आ गई, एक चीज मुझे समझ में आ गई कि आपको ना पता है, आप जो मैं भी पूछ रहा हूं आपसे, आप सारी चीज सही सही बता रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि सवाल, क्योंकि सवाल नहीं, आपको वो प्रैक्टिस नहीं मिली। और बेटा प्रैक्टिस मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिस मैं कराऊंगा जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। पर ये खत्म, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े मुश्किलें, हो सकता है 2-2 3-3 दिन, 4-4 5-5 दिन चल जाएं, 4-5 चैप्टर ऐसे हैं। तो इसका एक इलाज कर देते हैं बेटा, फिर खत्म करो, इसका ऐसा इलाज कर देते हैं। टेलीग्राम है सोनवीर सर RWA, इस पर मैं फिर रोज 10-12 क्वेश्चन के क्विज डाल दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस मिल जाए और कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, सोनवीर सर RWA जाओगे आप, क्विज डाल दूंगा बेटा, वो क्विज, और लास्ट में मैं आपको क्लास में भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, लास्ट में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रखना है। ठीक है, आप एक बार नदियां को करा दो। नदियां कैसे कराऊं मैं, क्लास खत्म होने के बाद तुरंत डालता हूं, चलो तुरंत डालता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे कि आप क्यों परेशान हो रहे हो इस चीज के लिए। होमगार्ड में बेटा आपको भी पता है, वो आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं कौन कौन से टॉपिक और हैं। आपको जिस बच्चे को पढ़ने हैं वो पढ़ सकता है, नहीं पढ़ना है तो की मर्जी है, पर टॉपिक हैं 7-8। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है, मानवाधिकार परिषद का गठन जो है वो 2006 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा हुआ है ये भी। इससे पहले कौन सी संस्था थी, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग था, जो 1946 से ही काम कर रहा था। कब से कर रहा था, 1946 से काम कर रहा था। इसका गठन ध्यान रखना है 47 देशों से होता है, 47 देश इसके मेंबर हैं। इसके मेंबर कितने होते हैं, 47 देश इसके मेंबर हैं बेटा। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 3 साल है। इसमें कितने हैं कार्यकाल, तो 3 साल का कार्यकाल है, जबकि यहां पे 4 साल का कार्यकाल था। जो हमने उच्चायुक्त कार्यालय देखा था ना, यहां 4 साल का कार्यकाल था। ठीक है, चलिए 4 साल का, यहां पे 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब, लेकिन जो इसमें कुछ स्पेशलिस्ट पैनल आते हैं उनका 4 साल का रहता है, पर यहां से सवाल नहीं बनता। सवाल बनता है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना है, 3 साल का है। अब एक सवाल आएगा महत्वपूर्ण यहां से, कि जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, महासभा बेटा याद रखना है, तो महासभा जो इसे क्या करती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा मैंने पढ़ाया है आपको, यूएन, यूएन का एक अंग है ये, यूएन का एक प्रमुख अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है ये। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है ये, और संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये यूएन का क्या है, एक प्रमुख अंग है। और ध्यान रखना है, इस अंग में एक सवाल ये आता है कि इस महासभा का हर साल एक अध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष। और ध्यान रखना है, उसके अध्यक्ष पर पहली बार किसका चुनाव हुआ था, पहली बार भारत की तरफ से। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर पहली बार जो कोई भारतीय जाके जिसने काम किया था, जिसकी नियुक्ति हुई थी, तो उनका नाम था श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। और ध्यान रखना है, ये यहां क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इन्हें संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार आयोग है, जो 1946 से चला आ रहा है, इन्होंने यहां भारतीय प्रतिनिधि के तौर पे इसमें काम किया था, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्होंने काम किया था, भारत के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इन्होंने यहां पर
काम किया था। ठीक है, चलिए, तो 1979 उन्हें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारतीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चयनित पहले भारतीय तो श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हैं। कौन है? श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित हैं। और याद रखना है, इन्हें 1953 में बनाया गया था महासभा के 8वें सत्र के लिए अध्यक्ष। 1953 में बनाया गया था। ठीक है, चलिए, तो मानवाधिकार परिषद का गठन 2006 में हुआ है। कब? 2006। सीधे सवाल पूछा जाएगा। और यहां उच्चायुक्त से कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो उच्चायुक्त कार्यालय है इसका गठन हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। आगे आ जाइए। अब आपसे पूछा जाएगा एशियाई मानवाधिकार आयोग। एशियाई मानवाधिकार आयोग की स्थापना सीधे सीधे कब हुई है? 1984 में। 1984 में हुई है। इसका मुख्यालय हांगकांग में है। कहां पे? हांगकांग। ये यहां से सवाल ज्यादा नहीं बनेगा, सवाल फिर बनेगा क्या? तो याद रखना है कि कब एशियाई मानवाधिकार आयोग ने एक चार्टर जारी किया। चार्टर मतलब नियम कानूनों का एक दस्तावेज। तो एक जारी किया था, तो वो 1998 में किया था। और याद रखना है, इसमें हमारा सामान्य भविष्य इसका नाम था। तो हमारा सामान्य भविष्य इसका नाम था। और ये चार्टर जारी किया गया था एशियाई मानवाधिकार आयोग के द्वारा 1998 में। 1998 में उच्चायुक्त कार्यालय जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, उससे 3 सवाल पूछूंगा। आप देखना कि आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हुआ है या नहीं। क्या इसकी स्थापना 1993 में हुई या 2003 में हुई स्थापना? इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो उच्चायुक्त कार्यालय है, जो उच्चायुक्त कार्यालय है बेटा, उसका कार्यकाल बताना है आपको। उच्चायुक्त कार्यालय का क्या बताना है? उसका कार्यकाल भी बताना है ना? कार्यकाल, स्थापना, कार्यकाल और उसके अध्यक्ष बताने हैं। क्या ये विजयलक्ष्मी पंडित हैं या वोल्कर तुर्क हैं? विजयलक्ष्मी पंडित हैं या वोल्कर तुर्क हैं? देखो 1993, सारे बच्चों के सही जवाब है 1993। कार्यकाल, कार्यकाल 4 साल। ठीक है, ये भी सही जवाब दे रहे हो, ये भी सही जवाब है। वोल्कर तुर्क, अध्यक्ष वोल्कर तुर्क। ठीक है, तो स्थापना 1993, कार्यकाल 4 साल। अगर ये बच्चे दे रहे हैं जो इसको सही जवाब, मतलब वो ठीक है, उन्हें हो तो रहा है याद, पर थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बस। हाँ, वो आएगा धीरे धीरे। एक लास्ट है बेटा, मानव अधिकार जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच। देखो हमारे यहां पे जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसे हमने कल पढ़ा था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ऐसे ही और देशों में भी तो होंगे। तो ऐसे ही और देशों के साथ मिलकर उन्होंने अपना एक ग्रुप सा बना लिया है, अपना एक ग्रुप सा बना लिया है, जिसे हम कहते हैं भैया राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच। और इसकी स्थापना हुई 1996 में। कब हुई? 1996 में। और इसका मुख्यालय है सिडनी में। इसका मुख्यालय कहां पर है? सिडनी में है। जैसे हमने यहां मुख्यालय पढ़ा था, एशियाई मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय हांगकांग में है। कहां? हांगकांग में। जैसे हमने यहां पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का कहां पे है? जिनेवा में है। पूछा जाएगा मुख्यालय। जैसे हमने यहां पढ़ा था कि बेटा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के मुख्यालय कहां पे है? तो ये भी जिनेवा में है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भी जिनेवा में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का भी। एशियाई मानवाधिकार आयोग जो है, एशियाई मानवाधिकार आयोग भी ध्यान रखना है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कहां पे है? एशियाई मानवाधिकार आयोग, ये हांगकांग में है। और ये लास्ट वाला बेटा है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो एशिया पैसिफिक मंच है, फोरम है, वो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। 1996 में बेटा, याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 दर्जे देता है, यहां सीधे पूछा जाएगा, ए स्टेटस और बी स्टेटस। तो ध्यान रखना है
जो पेरिस सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करते हैं। आपको पता होगा ये मानवाधिकार के सिद्धांत पेरिस में ही तो ये सिद्धांत आए थे 1948 में। पेरिस में मानवाधिकार जो हमारे घोषित किए गए 30 कुल मानवाधिकार हैं वो 1948 पेरिस में आया। तो ये 2 लिस्ट बनाता है ये संस्था, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच जो है 2 लिस्ट बनाता है बेटा। और एक तो वो ए स्टेट्स हैं, ए जो पेरिस सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करते हैं, और बी जहां पे बेटा पूरी तरह नहीं केवल आंशिक रूप से यानी पार्शियल, आधा अधूरा ही होता है। क्या होता है? आधा अधूरा ही जहां पे पालन होता है। ठीक है, चलिए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो एशिया पैसिफिक मंच है उसकी स्थापना 1996 में हुई, मुख्यालय सिडनी में है। वो 2 लिस्ट बनाता है, ए स्टेटस देता है उनको जो पेरिस सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करते हैं, और बी देता है बेटा जो आंशिक रूप से पालन करते हैं, जो आंशिक रूप से पालन करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आंशिक रूप से पालन करते हैं। तो ये वाला आपको यहां पे देखना है। ठीक है, चलिए। एक लास्ट ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ है, इसकी स्थापना 1922 में। और इसके बारे में क्या पूछेगा? देखो, आपने जितनी भी संस्थाएं देखी सब 1922 के बाद की तो हैं, सब 1922 के बाद की हैं। तो ये दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महासंघ है, महासंघ, दुनिया का पहला। क्योंकि इससे पहले हमने 1946 में भैया मानव अधिकार आयोग की स्थापना देखी थी 1946 में, पर 1946 से पहले हमने कुछ भी नहीं देखा। तो सीधे सीधे कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ जो है वो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार महासंघ है। उसकी स्थापना 1922 में हुई। कब हुई है? उसकी स्थापना 1922 में हुई है। और कहां पे? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय था। पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय था। और इसका नारा क्या था? सभी के लिए मानव अधिकार। ये तीनों चारों चीजें अब हमें 1-2 बार रिवाइज करनी है घर जाके। अगर रिवीजन नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, फिर बिल्कुल भी दिमाग में मतलब आएगा नहीं कॉन्फिडेंस। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, सीधे सीधे पूछा जाएगा सवाल। सबसे पहले कब स्थापना हुई? दिसंबर 93। कहां मुख्यालय है? जिनेवा में। इसमें चीफ के पद पे कौन होता है? तो मानवाधिकार उच्चायुक्त नाम का एक पोस्ट बना दिया है इसमें। नियुक्ति इसकी किसके द्वारा? भैया महासचिव होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, वो करते हैं नियुक्ति। अगर कोई आदमी मानवाधिकार उच्चायुक्त बन जाए तो कितने साल वो काम करेगा? 4 साल काम करेगा। वर्तमान में प्रमुख कौन है? वोल्कर तुर्क हैं। जितनी बार रिवीजन उतनी बार समझ में, जितनी बार रिवीजन उतनी बार समझ में आएगा। दूसरी संस्था थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। याद रखना है कब बनी? 2006 में। यह भी संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने ही बनाई है। इसने किसकी जगह ली? संयुक्त राष्ट्र का एक मानवाधिकार आयोग होता था। यह आयोग कब बना था? 1946 से। 46 के बाद 2006 में ये मान लो रिटायर्ड हो गया 60 साल में। इसका मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा में। ये तो उच्चायुक्त भी जिनेवा में था, उच्चायुक्त भी जिनेवा में था। ये आयोग जो है, परिषद जो है, ये भी जिनेवा में है बेटा, ये भी जिनेवा में है। मानवाधिकार परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसके कितने सदस्य हैं? 47 होते हैं। कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। ठीक है, कार्यकाल 3 साल होता है। और याद रखना है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत के प्रतिनिधि के तौर पे किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त किया गया था विजय लक्ष्मी पंडित को। 2 बार रिवीजन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, 2 बार रिवीजन से याद रखना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा, रिवीजन से जरूर आएगा। और क्योंकि ये आपने रोज नहीं पढ़ा, आपने यूएन बार बार पढ़ा है, राष्ट्रपति आप शुरू से पढ़ते आए हो, ठीक है, बाकी चीजें आप शुरू से पढ़ते आए हो, साइंस पहले से पढ़ते आए हो, तो वहां चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन यहां क्योंकि जो पहली बार पढ़ी है वहां बार बार रिवीजन करना होगा, बार बार। जब ये मैंने आपके पढ़ाने के लिए जब देखा था इतना डीपली, तो मुझे भी बार बार करना पड़ा, मुझे भी बार बार ही करना पड़ा। ठीक है, हाँ बेटा, ये मैं हाँ तुरंत करवाऊंगा इसकी पीडीएफ आधे घंटे के अंदर। महेंद्र भाई, ये जिम्मेदारी है आपकी, है ना, तुरंत डलवानी है, कुछ भी हो जाए।
तो इनका एक एक दो बार रिवीजन कर लेना है ना। अब देखो कहां से सवाल आएगा, यहां से सवाल नहीं आता, ज्यादा यहां से सवाल नहीं आता। यहां में आपको केवल मैं 2 पॉइंट बताऊंगा। ये ऐसे ही ना जैसे मानव अधिकार है, वैसे ही महिलाओं के अधिकारों के लिए एक संस्था बना दी और इसे महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र कहा जाता है। केवल एक सवाल यहां से बना है प्रीवियस में, लेकिन ये प्रीवियस ये वाला तो पढ़ना पड़ेगा, ये वाला आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा बेटा, केवल एक सवाल। ठीक है, चलिए। ऐसे ही एक बाल अधिकार सम्मेलन है, इसे मैं हटा दूंगा आपकी पीडीएफ से। यहां से सवाल बन नहीं रहे ज्यादा, तो फिर आपको फालतू नहीं पढ़ाना। अब ये काम किया आपकी। कुल मिला के मानवाधिकार जो है, ये जो घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948, सवाल पूछा जाएगा 10 दिसंबर 1948 में हमें कितने अधिकार दिए गए। तो कितने मानवाधिकार, जब ये घोषणा हुई थी तो कितने, 30 मानवाधिकार दिए गए हैं। और पेपर में ना इससे सवाल पूछ लिए हैं कि कौन सी अनुच्छेद में कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में कौन सा है। पर एक और चीज ध्यान रखना, 30 के 30 याद करोगे क्या? 30 के 30 याद करोगे? 30 के 30 तो याद नहीं हो सकते भैया, तो फिर क्या करोगे? तो ध्यान रखना है, फिर हमें करना है कि भैया अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है और जहां से पूछा है केवल उन पे ध्यान देंगे। पहले उन पे, अनुच्छेद 1 में स्वतंत्रता और समानता, आपसे कैसे सवाल पूछेगा, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में स्वतंत्रता और समानता कौन से अनुच्छेद में है? तो बेटा सबसे पहले तो हमें लाइफ में स्वतंत्रता और समानता ही चाहिए। हमें सबसे पहले लिबर्टी और इक्वलिटी चाहिए या नहीं चाहिए? तो लिबर्टी और इक्वलिटी चाहिए, तो ये हमें रट्टा मारना है बिल्कुल। ठीक है, चलिए। फिर 4 पूछा गया है 2-3 बार, दासता का निषेध। अगर कोई किसी को दास बनाने की कोशिश करे तो भैया नहीं बना सकता, यह अनुच्छेद 4 पूछा गया है, 4 पूछा गया है। 7 कानून के समक्ष समानता आपको पढ़ना है। मनमानी गिरफ्तारी, क्योंकि ये पुलिस से भी रिलेटेड है, 9 नंबर, तो इसको भी पढ़ना। मनमानी गिरफ्तारी पर रोक 9, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक 9 नंबर, सबसे पहले इनको कर लो, बाकी देखेंगे आगे की आगे। ध्यान रखना है बेटा शरण का अधिकार, कोई कहीं भी शरण ले सकता है, ये 14 में है शरण का अधिकार। और राष्ट्रीयता, अगर मेरा मन हो मैं अमेरिका का नागरिक बनूं तो भैया अनुच्छेद 15 में मुझे अधिकार है, कोई मुझे रोकेगा नहीं। तो अनुच्छेद 15 में राष्ट्रीयता का अधिकार है, 14 में शरण का अधिकार है, 4 में दासता, ये 2 बार पूछ चुका है, 2 अलग अलग एग्जाम में यूपी के में ये पूछा जा चुका है। दासता का निषेध 4 नंबर में है। अनुच्छेद 1 में ध्यान रखना है बेटा स्वतंत्रता और समानता है, स्वतंत्रता और समानता। मनमानी गिरफ्तारी 9 में है कि मनमानी गिरफ्तारी करोगे, नो 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 नो, मनमानी गिरफ्तारी कर लें, नो 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 नो, मनमानी गिरफ्तारी करें, नो 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 नो, मनमानी गिरफ्तारी नहीं करनी है बेटा। ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी नहीं करनी है। विवाह का अधिकार, आपका मन है कहीं से भी ब्याह शादी करने का भैया, आप 16 के अनुसार, तो 16 का जो अनुसार है आप विवाह कर सकते हो। ठीक है बेटा, 16 के अनुसार। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, याद रखना है बेटा, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और ये तो आप मुझे बताओ जल्दी से, क्या हमारे संविधान में भी ये 19 ही है? देखो कैसा कोइंसिडेंस है कि क्या हमारे संविधान में भी ये 19 है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको ये बनाना है, ध्यान रखना है। एक 24 में आराम और छुट्टी का अधिकार है, आराम और छुट्टी का अधिकार है, याद रखना है बेटा, आराम और छुट्टी का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 का मतलब है कि इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते। दुरुपयोग देखो आपकी मर्जी है, आप 30 के 30 याद करना चाहो, मैंने वो बता दिए हैं जो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है और जो पीछे पूछे भी गए हैं, जो पीछे पूछे भी गए हैं हमने केवल वो बताए हैं। एक बार फिर रिवीजन करवाता हूं बेटा, मैं भी बस रिवीजन ही करवा सकता हूं, लेकिन इसका पढ़ना आपको पड़ेगा, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर दिक्कत है। मैं भी केवल और केवल इसका रिवीजन ही करवा सकता हूं। ठीक है, और कल इसकी पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि कल बस 10 मिनट का मटेरियल बचा है, 10 मिनट के करीब मुझे चीजें आपको पढ़ानी है, 10 से 15 मिनट। तो ठीक है, कल इसकी केवल और केवल प्रैक्टिस। कल क्या करेंगे हम,
इसकी केवल और केवल इससे जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो हम क्लास में ही कल करेंगे, कल, ठीक है। एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं, प्रैक्टिस है ना। एक बार लास्ट में इन सब का एक बार रिवीजन जरूर करके आ जाना। एक बार इनका रिवीजन मैंने यहाँ अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं, अंग्रेजी में भी, ठीक है। और एक लास्ट में हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो हमारे अधिनियम आया था ना, जो हमारे यहाँ, जिसके बाद हमने क्या बनाया, जिसके बाद हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाए, जिसके बाद हमने राज्य के मानव अधिकार आयोग बनाए, यानी हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है, याद रखना है, जो कमीशन बनाया, जिसमें हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाए। इसके बारे में 2-3 चीजें पूछते हैं कि ये कब लागू हुआ, 28 सितंबर 1993 को। इसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं, 2 सवाल यहां पूछते हैं, 2006 और 2019 में, 2006 और 2019 में। इसमें कितने अध्याय हैं, सीधे पूछता है भैया, 8 अध्याय हैं इसमें। इस कानून में कितनी धाराएं हैं, तो 43 धाराएं हैं। और कौन सा मंत्रालय इससे संबंधित है, तो गृह मंत्रालय इससे संबंधित है, गृह मंत्रालय इससे संबंधित है। ये सवाल और पूछे जाते हैं आपसे अगर इसकी बात जब भी आती है। दास्ता बार बार पूछा गया है 4 नंबर अनुच्छेद में, दास्ता का निषेध है। किसका है, दास्ता का। कोई मनमानी गिरफ्तारी कर लोगे आप, नौकरी में लग गए तो नो 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 हम नहीं करेंगे, नो 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 बेटा हम नहीं करेंगे। टाइम यही रहेगा बेटा, यही टाइम रहेगा, यही जो आपकी क्लास का टाइम है, कल क्लास होगी, ठीक है। चलिए, तो ये 2 फैक्ट आपको हटा देता हूं, यहां से सवाल ज्यादा बने नहीं है, फिर आप वरना कंफ्यूज रहोगे। कल एमसीक्यू होंगे तो आपकी जितनी भी थोड़ी सी लग रही है ना कि ये पता नहीं याद होगा नहीं होगा, ये हेडक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्लाइड हटा देता हूं और एक बार फिर लास्ट में रिवीजन करवा देता हूं। पर मैं फिर बता रहा हूं कि ये इतनी मुश्किल चीजें हैं, ये आपको रिवाइज ही करनी पड़ेंगी, बिना रिवीजन के होंगी नहीं। और इतने मेहनती लोग पड़े हैं इस दुनिया में कि वो एक एक वर्ड को रट देंगे, लेकिन उन्हें नौकरी चाहिए, एक एक वर्ड को, ठीक है। एक एक वर्ड को रट देंगे मेहनत करके, पर नौकरी चाहिए। तो आप देख लो, आपको आराम चाहिए या मेहनत चाहिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। राज्य की कमेटी मुख्यमंत्री होंगे, गृह मंत्री। राज्य की, राष्ट्र से जब हम इसकी तुलना करते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां भी है। यहां विधानसभा, जिसने थोड़ी पॉलिटी पढ़ी है उसको ये समझ में आएगा कि विधानसभा लोकसभा जैसा होता है। तो अगर यहां विधानसभा के अध्यक्ष लिए तो यहां लोकसभा के अध्यक्ष ले लेंगे। उसे यह भी समझ में आएगा कि विधानसभा में जो विपक्ष का नेता है तो वो यहां लोकसभा में विपक्ष का नेता हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता। विधान परिषद के चेयरमैन, बेटा याद रखना है, विधान परिषद के चेयरमैन, तो ध्यान रखना है विधान परिषद के, तो यहां पे राज्यसभा के उपसभापति। और यहां विधान परिषद में विपक्ष के नेता, तो यहां हो जाएगा सीधे सीधे, यहां सीधे सीधे राज्यसभा में विपक्ष के नेता। ये आप दोनों की कंपैरिजन करोगे तो चीजें निकल के आ जाएंगी। जो स्टेट का, यूपी का एक कमीशन है, यूपी का कमीशन आपसे हमेशा पूछा जाएगा। यूपी के कमीशन की स्थापना पूछी जाएगी 7 अक्टूबर 2002। कार्यकाल 3 साल या 70 साल की उम्र तक पूछा जाएगा। अभी बालकृष्ण नारायण अध्यक्ष हैं, पूछा जाएगा। मुख्यालय लखनऊ में है, हमेशा पूछा जाएगा। राज्य में जब भी मानवाधिकार आयोग बनेगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल, तो राज्यपाल द्वारा होगी, पूछा जाएगा। सदस्यों को हटाने का अधिकार किसको रहेगा, राष्ट्रपति को रहेगा क्या, हाँ जी, हटाने का लेकिन राष्ट्रपति को ही रहेगा, राज्य में भी राष्ट्रपति को ही रहेगा, राज्य में भी हटाने का। अब हमारे कितने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग हैं, पूरे 28 में हैंगे, ठीक है बेटा, याद रखना है। स्टेट वाले किन मामलों की जांच करेंगे, तो ये राज्य सूची में आते हो या संवर्ती में आते हो। केंद्र वाले का तो केंद्र सरकार करेगी, यानी उनका केंद्रीय जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो करेगा। ध्यान रखना है, उसके 3 मेंबर होते हैं, जैसे वहां मैंने बताए थे 13, 7-5 बार है और एक 13, वहां मैंने 13 बताए थे, तो यहां इतने होंगे भैया, 3 केवल। 3 में एक अध्यक्ष, एक जुडिशियल सदस्य, एक जुडिशियल सदस्य बेटा याद रखना है, और एक क्या रहेगा, एक रहेगा मानवाधिकारों के बारे में विशेषज्ञ, ठीक है। कल से हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी हम आपको एक बार पढ़ा देंगे, ठीक है। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि जी थोड़ा सा बार बार उन्हीं चीजों का रिवीजन करते हैं ना तो बोरिंग हो जाती है क्लास, तो हम एक बार आपको अच्छे से समझाएंगे बच्चों,
फिर याद करने की जिम्मेदारी कल से आपकी है, ठीक है? क्योंकि आप में बहुत सारे बुद्धिमान बच्चे हैं, तो उन बुद्धिमान बच्चों के जितना समझ अभी हम में विकसित होने में टाइम लगेगा। हम बार बार कोशिश करते हैं उन्हें रटाने की, वो कह रहे हैं जी हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बार बार एक चीज़ ही बताओ, आप हमें एक बार बताओ, बाकी याद करने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो ये काम हम कल से कर देंगे। होमगार्ड वाले बच्चों, ये वाले टॉपिक पूरी फरवरी चलने वाले हैं, ये वाले टॉपिक पूरी फरवरी चलेंगे। तो रोहित भाई आप कमेंट पूछ रहे थे, ये टॉपिक आपकी पूरी फरवरी चलेंगे, बाकी आपका बस स्टैटिक जीके का 1 या 2 ही टॉपिक बचा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? एक बार वैसे भी करके देख लो, वैसे भी करके देख लो कि अगर मैं बार बार ना रटाने की कोशिश करूं तो आपको कितना आसान है, क्या पता आपको आसान हो याद करना। एक बार वैसे करके देख लेते हैं, एक टॉपिक वैसे करके देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। कल इसकी प्रैक्टिस के लिए तैयार होके आना, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए तैयार होके आना। और मैंने एक बार जो आपको बताया है ना वो टेलीग्राम चैनल, उसमें लेकिन मैं 5-7 सवाल आज भी डालूंगा, खुद को ट्राई करके देखना कि कैसा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उसमें मैं आज भी सवाल डालूंगा 5-7, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।